हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कलाकार एकेडमी। मेरा नाम है रोनित घोष और आज हम लोग हारमोनिका की एक ट्रिक्स के बारे में चर्चा करने वाले। ट्रिक्स, मूड की इम्प्रोवाइजेशन, जो भी आप बोल सकते हैं। और उसकी जो नाम है वो है हारमोनिका बेंडिंग। हाँ, बेंडिंग के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ये बेंडिंग कहाँ पर यूज होता है, क्यों यूज होता है और इसको किस तरीके से यूज किया जाता है, सारे कुछ आपको इसी वीडियो में पता चल जाएगा। हालांकि ये जो बेंडिंग हम लोग सीखने वाले हैं, ये हम लोग क्रोमेटिक हारमोनिका के लिए सीखने वाले। जो मैं क्रोमेटिक हारमोनिका के लिए सिखा रहा हूं, डायटोनिक हारमोनिका के लिए वो थोड़ा सा डिफरेंट बन जाता है। बेंडिंग जब हम लोग डायटोनिक हारमोनिका में करते हैं तो अपनी जो टंग है उसको पीछे के तरफ लेकर उसको हम लोग, मतलब अपने जो टंग है ना, ये जो टंग है इसको पीछे के तरफ लेकर उसको थोड़ा सा ऐसे कर देते, ऐसे ऐसे कर देते। तो उस हिसाब से उसका एक शेप ऐसे कुछ बन जाता है, ऐसे कुछ बन जाता है। तो उस हिसाब से डायटोनिक में हम लोग चर्चा करेंगे। तो उसको आज उसको नहीं बताते, उसको छोड़ देते। डायटोनिक जब हम लोग करेंगे तो करेंगे। आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम लोग क्रोमेटिक हारमोनिका के बारे में ही डिस्कस करेंगे। बेसिकली बेंडिंग जब यूज होता है तो क्रोमेटिक हारमोनिका में बचता क्या है, स्पेशली जो बचता है क्रोमेटिक हारमोनिका में वो बॉलीवुड सॉन्ग्स ही बचता है, राइट। क्लासिकल बोल लीजिए, वेस्टर्न सॉन्ग्स बोल लीजिए, ये सारे कुछ हम लोग डायटोनिक हारमोनिका में ज्यादा प्रेफर करते हैं। हालांकि आजकल के जमाने में मतलब होता है ना कि पहले के जमाने में कुछ था, आज के जमाने में कुछ है। तो अगर आप आज के जमाने की बात करेंगे तो आज के जमाने में क्रोमेटिक हारमोनिका में लोग बेंडिंग भी बजा रहे हैं, लोग क्लासिकल भी बजा रहे हैं, सब कुछ बजा रहे हैं। ठीक है, मतलब इतना आगे हम लोग आ चुके। तो और ऐसे नहीं कि कुछ भी बजा रहे हैं, नहीं, बहुत अच्छे तरीके से बजा रहे हैं। मतलब हारमोनिका, क्रोमेटिक हारमोनिका, ये सब हारमोनिका के ऊपर ही बहुत अच्छे तरीके से वो लोग क्लासिकल बजा रहे हैं, बेंडिंग बजा रहे हैं, सब कुछ बजा रहे हैं। आगे चल के हम लोग क्लासिकल के बारे में भी चर्चा करेंगे। आज के लिए हम लोग बेंडिंग को पकड़े हुए हैं। तो देखिए, क्रोमेटिक हारमोनिका में अगर मैं मोटा मोटी बोल लूं कि बेंडिंग यूज कहां होता है, बॉलीवुड सॉन्ग्स के बारे में अगर चर्चा करें तो इसमें आपका जो मैं इतने दिनों से जो कुछ सिखा रहा था, जैसे आपका हो गया ओपन टू क्लोज नोटेशन, फिर क्लोज टू ओपन ट्रिक्स, जो भी हम लोग सीखे, फिर टचिंग नोटेशन की डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट की, पीछे से टच, बैठे बैठे टच, आगे से टच, ये सारे कुछ। फिर हम लोग रन वे करते, मतलब रन करके आते हैं, फटक से पकड़ते एक नोट्स को, पीछे से स्लाइडिंग, अपर से स्लाइडिंग, ये सारे कुछ हम लोग बॉलीवुड सॉन्ग्स के लिए एप्लीकेबल मतलब है और हम लोग करते भी है, बहुत अच्छा लगता है। पर बेंडिंग अच्छा नहीं लगता है ये स्टेटमेंट मैं नहीं दे सकता हूं, क्योंकि आजकल के जमाने में बहुत सारे सॉन्ग्स में ऐसे दिखा गया है कि बेंडिंग लोग यूज कर रहे हैं और वो अच्छा भी लग रहा है। इसका दो चीज मैं आपको बोलूंगा, एक तो इसका एडवांटेज और एक इसका डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज आप ये मान लीजिए कि आपके पास एक एक्स्ट्रा ट्रिक्स चला आया, एक एक्स्ट्रा मूड की चला आया जो आप अपने गाने में ऐड कर सकते हैं। पर इसमें आपको वही सेंस, मतलब वही चीज मैं बोलूंगा कि म्यूजिकल जो सेंस होता है वो आपको होना चाहिए कि एग्जैक्टली कौन से पोजीशन में बेंडिंग यूज करने में वो ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसे नहीं कि सारे जगह पर आप बेंडिंग यूज कर दे, ऐसे कुछ भी नहीं है, राइट। पार्टिकुलरली एक दो जगह या फिर तीन चार जगह पर ही आप बेंडिंग यूज करेंगे, पर्टिकुलरली एक सॉन्ग के लिए। आज भी हम लोग एक सॉन्ग को लेंगे एग्जाम्पल के तौर पे और हम लोग दिखाएंगे कि बेंडिंग कहां पर यूज होता है। आज जो सॉन्ग हम लोग लेने वाले वो आगे भी जाने ना तू, ये सॉन्ग हम लोग लेने वाले हैं। मैं थोड़ा बहुत ही आपको दिखाऊंगा कि बेंडिंग कहां पर यूज हो रहा है। और 1 से 2 दिन आप मान लीजिए, 1 से 2 दिन के अंदर एक वीडियो आएगा, आगे भी जाने ना तू, पूरे गाने की ट्यूटोरियल आने वाला है। और ये प्रील्यूड, मुखरा, इंटरल्यूड सब कुछ मिला के एक, मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं कि उस ट्यूटोरियल को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखना नहीं पड़ेगा पर्टिकुलरली उस सॉन्ग के लिए। तो वैसे वाला ट्यूटोरियल आगे भी जाने ना तू के लिए आने वाला है, जिसमें हम लोग बेंडिंग यूज करेंगे। उसमें भी मैं दिखाऊंगा कि बेंडिंग यूज हो रहा है एंड पर्टिकुलरली सब जगह पर मैं सिखाऊंगा। आज बस उसको एग्जाम्पल के तौर पे लेकर हम लोग छोटा मोटा देख लेंगे कि बेंडिंग कैसे यूज होता है। समझ में आ गया? ये तो हो गया एडवांटेज। जैसे मैंने बोला कि आपके पास एक एक्स्ट्रा मूड की आ रहा है, एक एक्स्ट्रा मतलब इंप्रोवाइजेशन आप कर रहे हैं और वो अच्छे भी लग रहा है अगर आप ढंग से कर रहे थे, ओके। पर इसका एक डिसएडवांटेज भी है। देखिए, पर्टिकुलरली डिसएडवांटेज अगर मैं बोलूं तो ये हाले दिन मैंने बहुत सारे टीचर्स के साथ, बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ, मतलब ये तो कन्वर्सेशन होता ही रहता है, चलता ही रहता है। म्यूजिकल अगर फील्ड में है तो ये तो चलता ही रहता है। तो पर्टिकुलरली अगर मैं बोलूं, मेरे साथ कभी ये नहीं हुआ, पर
उन लोगों के साथ, मतलब उन लोगों में से भी कुछ कुछ लोगों के साथ ये हुआ है और इस कारण से मैं इसको डिसएडवांटेज में ऐड कर रहा हूं। पर ये मैं ये नहीं बोल सकता हूं कि ये 100% ही होगा, क्योंकि ये मेरे साथ नहीं हुआ है, आज तक नहीं हुआ है, तो ये मैं नहीं बोल सकता हूं कि इसमें होगा ही, राइट। तो डिसएडवांटेज क्या है, देखिए लोग बोलते हैं, मतलब उन लोगों में से कुछ लोग बोलते हैं कि अगर आप डायटोनिक हार्मोनिका में बेंडिंग तो है ही, मतलब डायटोनिक हार्मोनिका में बेंडिंग, ओवरब्लोइंग, इन सब से ही आपका जो क्रोमेटिक नोट्स मिसिंग होता है उसको लाया जाता है। जैसे मुझे थोड़ा बहुत याद है कि जैसे सी हार्मोनिका में सी शार्प समथिंग नहीं आता है, सी शार्प जो हम लोग बोलते हैं ना कोमल रे, वो समथिंग नहीं आता है, सी आता है, डी आता है, मतलब सा आता है, डी आता है, पर कोमल रे शायद नहीं आता है। इस कारण से वो लोग, मेरे पास डायटोनिक हार्मोनिक नहीं है इसलिए मैं उतना नॉलेज नहीं है मेरे पास, पर वो लोग जब करते सा रे और कोमल रे जब करते तो बेंडिंग वाला जो सेक्शन है वो कोमल रे के लिए यूज करते, तो उसमें बेंडिंग तो लगता ही है, उसमें ओवर ब्लोइंग भी लगता है, जितना दूर मुझे सुनने को आता है कि उसमें ओवर ब्लोइंग भी लगता है, जिसके कारण से आप लोग बजाते हैं। पर पर्टिकुलरली मैं डायटोनिक हार्मोनिका नहीं बजाता हूं, मैं क्रोमेटिक ही बजाता हूं, तो क्रोमेटिक के बारे में ही हम लोग चर्चा कर रहे। तो ड्रॉबैक उनमें नहीं है, जो डायटोनिक हार्मोनिका बजा रहे हैं उनमें कुछ ड्रॉबैक्स नहीं है। ड्रॉबैक्स मतलब क्रोमेटिक हार्मोनिका में है। क्रोमेटिक हार्मोनिका में ये बोला जाता है कि एक क्या होता है, एक रीड वाइब्रेट होता है, जब आप प्ले करते हैं आपके मुंह से क्या निकल रहा है, आपके मुंह से हवा निकल रहा है, हवा दे रहा है या फिर खींच रहा है, तो वो जो रीड है वो ऊपर नीचे आपका मतलब हिलता है, मतलब वाइब्रेट करता है, मोटा मोटी ये बात है। अभी जब आप उसको बेंडिंग कर रहे हैं, ठीक है, उसको थोड़ा सा सक करके बेंडिंग करते हैं हम लोग, तो उस दौरान बोला जाता है कि पर्टिकुलरली उस सेक्शन में थोड़ा बहुत खराबी हो सकता है, उस बीट में थोड़ा बहुत चोट पहुंच सकता है। ये लोगों ने बोले, वही मैं आपके सामने आज डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। पर ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं आज तक करके आ रहा हूं, पर मुझे कभी भी ये नहीं लगा कि इससे हार्मोनिका कुछ इफेक्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। हो सकता है आपके साथ हो। तो मोटा मोटी बात ये समझ लीजिए कि क्रोमेटिक हार्मोनिका में जब आप बजा रहे बॉलीवुड सॉन्ग्स, तो छोटा मोटा ही बेंडिंग करना है, ऐसे नहीं कि बहुत सारा बेंडिंग कर दिए तो वो अच्छा भी नहीं लगेगा, और आपका मतलब गाने की जो एसेंस है, जो हम लोग बोलते हैं कि स्वीटनेस, वो तो बिगड़ ही जाएगा, और हो सकता है कि आपका हार्मोनिका भी थोड़ा बहुत वो प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो छोटा मोटा ही आपको क्रिएट करना है। और होता है ना कि जो ट्रिक्स वगैरह होता है ना, वो एक एक जगह पर ही यूज होता है, मतलब आपको छोटा छोटा यूज करना पड़ता है। अगर आप मतलब पूरे गाने में ही यूज कर रहे ना, तो लोग आपको कभी भी अप्रिशिएट नहीं करेंगे। पर होता क्या है, आप छोटा मोटा जगह पर करके चले जाएंगे तो लोगों को लगेगा अरे ये क्या बजा दिए थे, ये क्या बजा दिए, ये सब मतलब ये जो आप सरप्राइज बोलते हैं ना, सरप्राइज गिफ्ट, तो मान लीजिए सरप्राइज मुड़की के जैसा है जो आप गाने में डालेंगे और लोगों को लगेगा अरे ये क्या बजा दिए। तो ये फील होना चाहिए। लोग जब तक आपको नहीं बोलेंगे कि अरे ये क्या बजा दिए, तब तक आप सोच लीजिए कि आप उस लेवल तक नहीं पहुंचे। समझ में आ गया कि बेंडिंग कहां पर यूज किया जाता है, राइट। अभी हम लोग चलेंगे कि बेंडिंग जो होता है वो होता क्यों है, पहले उसको समझते हैं कि बेंडिंग में जो होता है ना, देखिए आपका जो कोई सा भी नोटेशन, ब्लो नोटेशन या फिर ड्रॉ नोटेशन, ये दोनों में ही आप बेंडिंग कर सकते हैं। जो टेक्निक मैं बता रहा हूं पर्टिकुलरली वो टेक्निक मेरा है, ठीक है, वो उसी टेक्निक से मैं बजाता हूं, तो उसी टेक्निक को मैं बोलूंगा। लोग आपको ये बोलेंगे कि ब्लो नोटेशन में बेंडिंग होता है, ड्रॉ नोटेशन में बेंडिंग नहीं होता है, ये सब भी सुनने में आता है, पर जो मैं टेक्निक यूज करूंगा और आपको भी सिखाऊंगा, वो टेक्निक आप किसी भी लगा सकते हैं, ब्लो में भी लगा सकते हैं, ड्रॉ में भी लगा सकते हैं, वो टेक्निक के साथ आपका हो जाएगा। तो टेक्निक के पहले जैसे मैंने बोला कि बेंडिंग आपको अगर समझाना है, किसी बच्चे को अगर समझाना है कि बेंडिंग होता क्या है भाई, तो उसको समझाने की जो टेक्निक है, मतलब कहां पर क्यों वो बचता है, तो उसको पहले समझ लेते हैं, उसके बाद ही आपका वो टेक्निक आएगा कि कैसे उसको प्ले किया जाता है। क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि वो बजता कैसे है, तब तक आप प्ले नहीं कर पाएंगे कि वो एक्चुअली बजाया कैसे जाता है, ठीक है। तो पहले हम लोग चर्चा करेंगे साउंड के बारे में। देखिए साउंड का एक यूनिट होता है, जैसे आप हर एक जो चीज होती है, हम लोग आसपास जो हम लोग देखते हैं या फिर जो भी हम लोग डिटरमाइन करते हैं, तो हर एक की एक यूनिट होती है। यूनिट क्या है, जैसे आप देखेंगे कि किसी भी इंसान की अगर हाइट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो उस इंसान की हाइट को हम लोग ऐसे बोलते हैं कि वो 5 फीट लॉन्ग है या फिर 6 फीट लॉन्ग है, 6 फीट उसकी हाइट है, ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो फीट होता है हाइट की यूनिट, फीट भी होता है, इंचीज भी होता है, जैसे 6 फीट 3 इंचीज वो लॉन्ग है या फिर 5 फीट 3 इंचीज उसकी हाइट है, ऐसे तो फीट और इंची हो गया
हाइट की जो यूनिट है वो हो गया। आप कभी भी ये नहीं सुनेंगे कि उसकी जो हाइट है वो 5 सेकेंड है, नो, क्योंकि आपका पता है सेकेंड जो होता है वो टाइम की यूनिट होती है, राइट। तो हर एक जो चीज होती है उसकी अलग 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 यूनिट होती है। सेम एज यूजुअल साउंड की भी एक यूनिट होती है। साउंड की जो यूनिट होती है वो होता है हर्ट्ज, हर्ट्ज HERTZ, हर्ट्ज या फिर साइकिल्स पर सेकेंड। अभी साइकिल्स पर सेकेंड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एक सेकेंड में कितने साइकिल कंप्लीट करते हैं उसी के साथ डिटरमाइन किया जाता है कि पर्टिकुलरली वो जो साउंड निकला है किसी भी वस्तु से तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या है। तो फ्रीक्वेंसी को जो मापने की जो यूनिट होती है उसको हम लोग बोलते हैं हर्ट्ज। उसको अगर तोड़ दे तो उसको बोला जाता है साइकिल्स पर सेकेंड। अभी इसमें मेल और फीमेल की भी आप सुने होंगे कि मेल की फ्रीक्वेंसी अलग है, फीमेल की फ्रीक्वेंसी अलग है। तो वो इसी के तौर पे ही बोला जाता है कि मेल की फ्रीक्वेंसी जो है वो फीमेल की फ्रीक्वेंसी से कम होता है, क्योंकि मेल की फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा भारी होता है ना। तो वो जो साइकिल्स पर सेकेंड मतलब ये हो गया और ये 1 सेकेंड हो गया, तो इसके बीच में जो साइकिल होगा, इसके बीच में जो साइकिल होगा वो ऐसे चलेगा। समझ में आ गया? ऐसे ऐसे चल रहा है, मतलब धीमे धीमे। पर अगर आप फीमेल के बारे में चर्चा करेंगे तो उसकी जो वॉइस होती है वो थोड़ा सा श्रील होती है। तो वो जो साइकिल चलेगा वो चलेगा ऐसे चलेगा। तो समझ में आ गया कि 1 सेकेंड के अंदर जो साइकिल चल रहा है उसी में हम लोग साउंड को कैलकुलेट करते हैं। इसको बताने का क्या मतलब, जब आप लोग कोई सा भी नोटेशन को बजा रहे हैं, चाहे वो सा हो जाए चाहे वो रे हो जाए, उसकी अलग 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 फ्रीक्वेंसी है। ओके, तो सा की एक फ्रीक्वेंसी हो गया, रे की एक फ्रीक्वेंसी हो गया, इसके बीच में क्या आता है? कोमल रे। तो आप ये बोलेंगे कि कोमल रे जो है वो सा से हाफ बीट ऊपर है और रे से हाफ बीट लोअर है। आपको समझ में आ गया? तो जो फ्रीक्वेंसी की भी जो आपका बात आएगा तो सा की जो फ्रीक्वेंसी रहेगा उससे ये ज्यादा रहेगा कोमल रे, और रे से रे की जो फ्रीक्वेंसी है उससे कम रहेगा। ओके, समझ में आ गया? अभी तो सा ये हो गया, रे ये हो गया। अभी कोमल रे को भी एक डिनोट कर लेते हैं। मान लीजिए ये मेरा ये मेरा वॉइस मतलब ये जो मेरा साउंड बॉक्स है इसको मान लीजिए कोमल रे। तो सा हो गया, रे हो गया, कोमल रे मेरा साउंड बॉक्स हो गया। पता चल गया कि इसकी फ्रीक्वेंसी एक है, इसकी फ्रीक्वेंसी अलग है और इसकी भी फ्रीक्वेंसी अलग है। तो बेंडिंग का मतलब होता है आप सा में बेंड करेंगे या फिर रे में बेंड करेंगे तो उसमें भी फ्रीक्वेंसी आपका चेंज होगा, जो किया कोमल रे तक नहीं जाएगा, सा और कोमल रे के अंदर रहेगा। मतलब ये वाले पोर्शन को आप मान लीजिए मेरा जो लेफ्ट चिक है उसको मान लीजिए, और रे और कोमल रे को अगर बेंड करेंगे तो रे और कोमल रे के बीच में मेरा राइट चिक आ रहा है, तो राइट चिक की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी बज रहा है। आ गया समझ में? तो 5 फ्रीक्वेंसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एक तो सा की फ्रीक्वेंसी हो गया, एक रे की फ्रीक्वेंसी हो गया, एक मेरा साउंड बॉक्स मतलब कोमल रे की फ्रीक्वेंसी हो गया जो सी शार्प या फिर डी फ्लैट बोलते हैं। अभी उसके बीच में मतलब सा और कोमल रे के बीच में मेरा आ रहा है लेफ्ट चिक, तो लेफ्ट चिक की एक फ्रीक्वेंसी होगा, और रे और कोमल रे के बीच में एक फ्रीक्वेंसी आ रहा है जो किया मेरा वो बेंडिंग की फ्रीक्वेंसी आएगा। तो सा और कोमल रे के बीच में जो लेफ्ट चिक हो गया वो एक बेंडिंग हो गया, और रे में अगर बेंडिंग करेंगे तो रे और कोमल रे के बीच में जो चिक आ रहा है वो हो गया एक फ्रीक्वेंसी। तो मोटा मोटी आपको ये समझ में आ गया कि 5 फ्रीक्वेंसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड मेरा साउंड बॉक्स, फोर्थ हो गया लेफ्ट चिक, फिफ्थ हो गया मेरा राइट चिक। आ गया समझ में? मैं बोर्ड में भी दिखा देता हूं, बस ये समझने वाली बात है कि बेंडिंग का मतलब क्या है, कि उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं। अभी आप बोलेंगे कि सर कितना फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं? हाँ, इसका भी मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं कि फ्रीक्वेंसी कितना चेंज हो रहा है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये 1-2 फ्रीक्वेंसी का बात नहीं है कि ये भाई साहब 3.1 है तो ये हो गया 4.1, ऐसे नहीं है। ये बहुत सारा मतलब इसमें बहुत सारा गैप है, बहुत लंबा गैप है। मतलब 30-40 फ्रीक्वेंसी की, मतलब 30-40 फ्रीक्वेंसी तो नहीं बोलेंगे, हार्ट्ज, उसकी यूनिट हार्ट्ज है या फिर साइकिल्स पर सेकेंड, तो 30-40 हार्ट्ज की वो डिफरेंस होती है नोटेशन के अंतर में। तो हम लोग बोर्ड में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि उसके फ्रीक्वेंसी में क्या अंतर है और एक्चुअली जो हम लोग की बेंडिंग होती है वो बचता कहां पर है। उसके बाद तो उसको बजाया कैसे जाता है वो तो हम लोग चर्चा करेंगे, तो उसको बचता कैसे वो हम लोग देख लेते हैं बोर्ड के ऊपर, राइट। अच्छा, इसके बाद मतलब इतना दूर तक देखने के बाद बहुत सारे लोगों को लगता है अरे ये तो बताएगा ही नहीं तो छोड़ देते हैं वीडियो को, तो उनके लिए चलिए हम लोग बेंडिंग को सीख ही लेते हैं।
और उसके बाद आप लोग वीडियो को छोड़ सकते हैं। और जिसको जिन जिन को लगेगा कि नहीं हम लोगों को थ्योरी भी जानना है तो वो लोग स्टे करेंगे, बाकी लोग बेंडिंग की टेक्निक सीखेंगे, एप्लीकेशन सीखेंगे, उसके बाद चले जाएंगे। ओके राइट, तो चलिए हम लोग टेक्निक के बारे में ही चर्चा कर लेते। बहुत हम लोग बकबक बकबक कर लिए। देखिए टेक्निक में आपको मैं एक मतलब सिंपल सा टेक्निक बोलता हूं जिसके जरिए आपको मान लीजिए 1 से 2 दिन के अंदर बेंडिंग आ जाएगा। ठीक है, आप बोलेंगे इतना इजी था, हम लोगों को नहीं पता है। हाँ इतना ही इजी था, पर आप लोग कभी सोचे नहीं उसके बारे में। बेंडिंग हम लोग क्या बोले कि सा की जो फ्रीक्वेंसी या फिर ए की फ्रीक्वेंसी वो उसको थोड़ा सा हम लोग बेंड कर दे, उसको थोड़ा सा बेंड कर दे। ज्यादातर जो हम लोग बेंड करते हैं वो थोड़ा सा मतलब खींच लेते। तो खींचने का मतलब क्या है, आप लोग खींचते कैसे है, आप खींचते कहां पर है, ये सोचिए खींचते कहां पर है। जब हम लोगों को कोल्ड ड्रिंक्स पीना होता है, हाँ ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। हाँ आइडिया मतलब आइडिया आया है, ये बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। जब हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स में हम लोगों को एक पाइप दिया जाता है, या फिर नारियल जो पानी होता है, नारियल पानी, या तो वो भी जब पीते हैं तो एक पाइप दिया जाता है हम लोगों को। नॉर्मली लोग नॉर्मल भी पीते हैं, उसके बारे में हम लोग बात नहीं करते। जो पाइप दिया जाता है, पाइप के जरिए हम लोग जब पीते हैं ना, तो क्या होता है, पाइप के जरिए जब हम लोग पीते तो उसको खींचते हैं, खींचते। अभी खींचने का स्टाइल क्या है, देखिए खींचने का स्टाइल क्या है। जब आप खींचते हैं तब आपकी जो ये अपर लिप हो गया, ये लोअर लिप हो गया, ये थोड़ा सा ऐसे हो जाता है, श्रिंक कट जाते हैं। अब तो ऐसे ही खींचेंगे ना, साउंड आ रहा है, तो ऐसे ही तो खींचेंगे ना। तो जब खींच रहे तो वो अंदर चला जा रहा है, क्योंकि एयर बाईपास हो रहा, तो आपका अंदर चला जाए, जो हम लोग कैपिलरी एक्शन बोलते हैं, उसके साथ आपका अंदर चला जा रहा है। वो दूसरा पार्ट है, उसको छोड़ दीजिए, कैपिलरी एक्शन। तो उसके जरिए अंदर चला जाता है। तो मुंह की पोजीशन बस देखिए, तो मुंह की जो पोजीशन है वो ये है, राइट। तो जो भी आप बेंडिंग भी करेंगे ना, तो आपको क्या करना है, आपको बस सकिंग ही करना है, सक करना है। आपको जो नोटेशन दिखे उसके जरिए आप सक कीजिए, मतलब आप उसको खींचिए अंदर के तरफ। तो आपकी जो जीभ रहेगा, टंग रहेगा, ये नॉर्मल पोजीशन में क्या होता है, ऐसे रहता है। आपको टंग को क्या करना पड़ेगा, आपका जो लोअर वाला हिस्सा है इसके जरिए आप इसको बिठा दीजिए, आप इसको बिठा दीजिए, टीथ में नहीं, लोअर वाले माउथ पीस की जो लोअर वाला, माउथ कैविटी की जो लोअर वाला हिस्सा है उसमें आप बिठा दीजिए। और बिठाने के बाद उसको खींचिए, ऐसे खींचिए। तो कैसे होगा साउंड देखिए, जब आप खींच रहे हैं, आपको मैं याद दिलाओ, देखिए बहुत अच्छे तरीके से देखिए, एकदम इजी है, एक बार समझ जाएंगे तो और कुछ नहीं है। ये मेरा जो मैं पकड़ मतलब टंग ब्लॉकिंग के साथ मैं ऐसे पकड़ रहा हूं, अपर लिप और लोअर लिप के साथ, राइट। तो लोअर लिप मेरा ये हो गया और अपर लिप मेरा ये हो गया, लोअर लिप ये थंब फिंगर हो गया, अपर लिप ये हो गया, राइट। ऐसे मैं पकड़ रहा हूं। जब आप बेंडिंग कर रहे हैं ना, तो इसको क्या कीजिएगा, इसको ऐसे, मतलब इसको, ये जो लिप अपर लिप लोअर लिप है, इसको थोड़ा सा अपने तरफ खींचिए, अपने तरफ खींचिए। और माउथ ऑर्गन क्या होगा, थोड़ा सा बाहर निकलेगा। जब ये अपने तरफ खींचेगा तो माउथ ऑर्गन थोड़ा सा बाहर निकलेगा। ये भी एक फिजिक्स की थ्योरी है कि एक्शन और रिएक्शन, जब आप खींचेंगे तो वो आप एक्शन कर रहे, तो रिएक्शन कर रहे, वो माउथ ऑर्गन पीछे हट रहा है। तो एक्शन रिएक्शन की बात है, न्यूटन थर्ड लॉ हम लोग जानते हैं, तो उनकी ही बात है कि एक्शन रिएक्शन के जरिए आप अगर ऐसे खींच रहे, अगर ऐसे खींच रहे, एक्शन कर रहे, तो माउथ ऑर्गन थोड़ा सा आपका पीछे जाएगा। तो जब मैं ऐसे खींच रहा हूं तो ये माउथ ऑर्गन मेरा बाहर जा रहा है। ओके, समझ में आ गया। अभी इसको करते हुए आपको क्या करना है, ये क्या करना है, आपकी जो माउथ है, मतलब जो लिप है, अपर लिप लोअर लिप है, उसको ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे। किस मत समझ लीजिएगा, ठीक है, बस ऐसे ऐसे करना है। ओके, कितना भी कर सकते, कितना भी। आप बोलेंगे इतना इजी है, हाँ इतना ही इजी है। क्रोमेटिक हार्मोनिका के लिए आप ये टेक्निक यूज कीजिए, आपको कहीं पर भी दिक्कतें नहीं आएगा, आप बेंडिंग आसानी से बजा सकते हैं। देखिए दूसरे टेक्निक भी है, ऐसे नहीं कि दूसरे टेक्निक नहीं है, दूसरे टेक्निक भी है, और वो थोड़ा सा फॉर्मल टेक्निक है, पर उसको लेकर क्या फायदा, जब आसानी से हो जा रहा है तो अब मुझको उतना सारा माथा बेची क्यों करना है, क्योंकि बेंडिंग तो मुझे इतना सारा नहीं चाहिए,
वो मतलब फॉर्मल टेक्निक हो गया जो हम लोग डायटोनिक के बारे में चर्चा करते हैं, तो उसमें हो गया। और उतना मुझे क्यों लगेगा, मुझे क्रोमेटिक में थोड़ा बहुत ही चाहिए, तो मुझे थोड़ा बहुत का जैसे बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक्स, वही हम लोग कर रहे हैं। तो मुझे बस अपर लिप लोअर लिप को ऐसे करना है और उसको ऐसे 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 करना है। और क्या करना है, एक्शन रिएक्शन मैंने आपको बता दिए। तो ये हो गया पा में, मतलब ब्लो वाले नोटेशन पा में, या फिर धा अगर ड्रॉ वाले नोटेशन वो भी आपका सेम ही होगा। किसी भी नोटेशन में आप इसको डाल सकते हैं, ठीक है। टेक्निक सिंपल है। गाने में कैसे बजेगा देखिए, गाने में जैसे मैंने बोला आगे भी जाने ना तू, तो अगर पहला जो नोटेशन है वो है गा पा सा, तो गा पा सा के लिए आपको ये भी जानना जरूरी है कि थोड़ा सा टाइम जो नोटेशन दे रहा है, मतलब मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि जिस भी नोटेशन के बाद थोड़ा सा गैप मिल रहा है उस नोटेशन में ही आप बेंडिंग करेंगे, ऐसे नहीं कि मिडिल में कर देंगे। मोटा मोटी वही कंसेप्ट हो गया जो वाइब्रेशन की कंसेप्ट है, कि आप किसी भी लाइन की एंड में जहां पर उसके बाद थोड़ा सा गैप आपको मिल रहा है, थोड़ा सा टाइम आपको मिल रहा है, नोटेशन गैप डैश हो गया, नोटेशन गैप आपको मिल रहा है डैश 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 करके जैसे हम लोग लिखते हैं, वो जब भी दिखे तब आपको वो बेंडिंग डालना है। पर ऐसे नहीं कि जहां डैश दिखे उधर ही डाल दिए, ऐसे भी नहीं है, ठीक है। वो समझ आपको होना चाहिए, पर हमेशा वही डालना है कि जहां पर आपको नोटेशन गैप दिखे, ठीक है। तो जैसे पहला लाइन है गा पा सा आगे भी जाने न तू, तो गा पा सा, ये नॉर्मल हो गया। अभी थोड़ा सा बेंडिंग हम लोग कहा करेंगे, गा पा सा आगे भी, तो भी में खिंचाई है, तो हम लोग करेंगे गा पा सा। तो बेंडिंग के जरिए क्या हो रहा है, वो सा की जो फ्रीक्वेंसी है वो एक जगह पर नहीं रहा, वो क्या हो गया सा, गा पा सा। तो वो ही होता है जो जो सिंगर होता है ना वो गले से प्रोड्यूस करता है। देखिए मैं कोशिश करता हूं, मैं सिंगर नहीं हूं। आगे भी, तो भी जैसे सोनू निगम बहुत ज्यादा करते हैं, आगे भी जाने ना तू, तो वो जो हरकतें लेते हैं मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि वो फ्रीक्वेंसी को ही तो वेरिएशन कर रहे और तो कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि नोटेशन तो वही है गा पा सा। अभी सा में है, सा में रहते रहते आप उसको कैसे मतलब चेंज करेंगे, तो आपको फ्रीक्वेंसी को चेंज करना पड़ेगा, तो ही वो थोड़ा सा अलग लगेगा। जैसे मैं गले से भी कर रहा हूं, आगे भी में क्या मैं दूसरा कुछ लिरिक्स बोल रहा हूं, नहीं, भी में ही मैं हूं, पर भी में बोलते बोलते मैं उसको फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हूं। आगे भी, तो भी मैं थोड़ा बहुत ही कर पा रहा हूं क्योंकि मैं सिंगर नहीं हूं, जो होते हैं प्रोफेशनल वो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। आगे भी जाने, तो वो भी, तो उसके कारण से हम लोग बजाएंगे गा पा सा सा। देखिए बेंडिंग समझ में। अभी इसके बाद हम लोग थियोरी के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे मैंने पहले ही बताया कि इसके बाद इसके पीछे जो थियोरी है वो आपको मैं समझाऊंगा। अभी इसके बाद और कुछ टेक्निक नहीं है, आप वीडियो को छोड़ सकते, पर जो लोग रह गए वो लोग फायदेमंद तो हो गए, क्योंकि इसके पीछे जो टेक्निक थियोरी है वो भी आप जान पाएंगे। तो सामने से अगर कोई भी इंसान आपको पूछे तो आप उसको डिटेल में बता सकेंगे कि इसको क्यों बजाया जाता है, कैसे बजाया जाता है और इसके पीछे थियोरी भी क्या है, क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया है कि फ्रीक्वेंसी कंसेप्ट इसमें लग रहा है और फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है और कितना चेंज हो रहा है उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए बोर्ड के ऊपर चलते हैं और देख लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी का क्या खेल है। ओके, तो चलिए, तो मैं ये भी बोलना चाहता हूं कि ये जो चार्ट मैं दिखाने वाला हूं आपको, ये चार्ट की जो फ्रीक्वेंसी है ये हम लोग 10-12 क्लास में, हम लोग एक म्यूजिकल क्लास होती थी तो उसमें हम लोग इसको सीखते थे, जानते थे, बोलते थे, बस फ्रेंड्स वगैरह के मतलब जो हम लोगों को पढ़ाया जाता था म्यूजिक क्लास के दौरान, तो ये सब फ्रीक्वेंसी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। क्योंकि मैं एक पर्टिकुलरली फिजिक्स की स्टूडेंट हूं तो इन सबको हम लोगों को डिटरमाइन करना पड़ता था एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। तो वो सब जो नॉलेज है उसके दौरान ही मैं इसको समझाऊंगा आपको। तो
तो जो आपका जो क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी की जो चार्ट आप बोल सकते थे, या फिर फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है ना, हर एक जो फ्रीक्वेंसी सा रे गामा इसकी अलग अलग वैल्यू है। तो जितना दूर मुझे याद है उस हिसाब से मैं लिख रहा हूं। हो सकता है कि ये थोड़ा बहुत इधर उधर फ्रीक्वेंसी हो जाए, पर मोटा मोटी आपको एग्जैक्ट तो नहीं, आप मान लीजिए कि 1% थोड़ा सा एरर हो सकता है, क्योंकि मैं याद करके लिख रहा हूं, पर ये मोटा मोटी सही है। आप मान लीजिए ये सही है, फ्रीक्वेंसी जो चार्ट मैं लिख रहा हूं ये मोटा मोटी आपका मतलब 90% ये सही है। हो सकता है कि 10% कहीं से भी गलत हो जाए, क्योंकि ये मैं याद करके लिख रहा हूं, ये मुझे उतना याद नहीं, क्योंकि 10-12 के में तब सीखे थे बस। तो मोटा मोटी मैं समझा देता हूं कि क्या सिचुएशन हो रहा है, ठीक है। तो चलिए बोर्ड के ऊपर चलता है। तो देखिए बेंडिंग आप हेडिंग कर सकते हैं, बेंडिंग इन हार्मोनिका, और ये क्रोमेटिक हार्मोनिका के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, सी स्केल की, ठीक है। सी स्केल क्रोमेटिक हार्मोनिका के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो मोटा मोटी ये देखिए, जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि सा रे, ये मैं बहुत टाइम आपको लिख लिख के दिखाया भी है, ऐसे करके हम लोग आगे चलते हैं। और इसके बीच में आता है आपका कोमल रे, फिर आता है कोमल गा, इसके बीच में कुछ नहीं है, ऐसे हम लोग लिखते हैं, राइट। तो इस दौरान आप ये समझ लीजिए, थोड़ा सा डिफरेंट कलर लेते तो आपको समझ में और आएगा। ये जो सा की फ्रीक्वेंसी है, ये जो सा की फ्रीक्वेंसी है और ये जो रे की फ्रीक्वेंसी है, ये सारे अलग अलग फ्रीक्वेंसी में चल रहा है। अभी आप बोलेंगे कि सर कितना फ्रीक्वेंसी है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए। तो देखिए सा की जो फ्रीक्वेंसी आती है ना, सा की जो फ्रीक्वेंसी आते हैं वो आते हैं 256। इसको मैं साइड में भी लिखता हूं। सा की जो फ्रीक्वेंसी आती है 256 हर्ट्ज। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको बताऊं, पहले तो ये चीज सुन लीजिए। ये जो सा की फ्रीक्वेंसी है ना, पहले तो ये मैं जो भी बता रहा हूं, एक मतलब हम लोगों की एक बुक होती है, तो उसमें ये लिखा गया जाता है डिफरेंट बुक में। ये कभी भी 256 होता है, कभी 250 होता है, कभी किसी बुक में हो जाता है ये 252। तो ऐसे थोड़ा बहुत ये चेंजेस होता है। तो मोटा मोटी आप प्लस माइनस 5% के टॉलरेंस हम लोग बोलते हैं, उसको पकड़ के चलिए। अगर आप नेट में सर्च करेंगे तो आपको 256 दिखेगा, फिर किसी साइट में 253 भी है। तो ये होता है टॉलरेंस, ठीक है। अलग अलग लोग अलग अलग मतलब वो लिखते हैं, मोटा मोटी इसके आसपास ही घूमता है। सेम एज यूजुअल आगे भी जब हम लोग फ्रीक्वेंसी लिखेंगे उसके भी आप प्लस माइनस 5% आप पकड़ लीजिए, टॉलरेंस का बेंड है, ठीक है, टॉलरेंस है। तो रे की जो फ्रीक्वेंसी है वो मोटा मोटी ये हो गया आपका 280 के आसपास वो लोग लेते हैं। ये सी स्केल हार्मोनिका के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्रोमेटिक हार्मोनिका के बारे में। तो मोटा मोटी आप ये समझ लीजिए कि 256 और 280 के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो इसके अंदर अंतर क्या है, 280 और 256 के अंतर क्या है, इसके अगर अंतर के बारे में चर्चा करेंगे तो 641 मोटा मोटी 24 का इसमें गैप है, राइट। तो 24 हार्ट्ज की गैप है। अब आप समझ सकते हैं 24 हार्ट्ज, ये सब जो हम लोग लिखते हैं हार्ट्ज में लिख रहे हैं, हार्ट्ज या फिर साइकिल्स पर सेकेंड, जैसे मैंने आपको सिखा दिए कि साइकिल्स पर सेकेंड के साथ हम लोग चल रहे हैं, ओके। तो ये जो फ्रीक्वेंसी कंसेप्ट है, तो इसके साथ इसका अंतर 1-2 का नहीं है, इसके साथ इसका अंतर 24 का है। इसमें ये वाला अगर बीच में आएगा तो इसके अंदर ही कुछ आएगा, इसके अंदर ही कुछ आएगा। आप मोटा मोटी मान लीजिए कि 267 के आसपास कुछ आएगा इसके अंदर, राइट। अभी इसके बीच में भी तो थोड़ा सा गैप है ना, बहुत गैप है इसके बीच में, मतलब 256 और 267 इसके बीच में भी गैप है। और उधर अगर जाएंगे 280 और इधर 267 इसके बीच में भी गैप है बहुत सारा। तो इसी वाले जो सेक्शन होता है, ये वाला सेक्शन ही होता है आपका बेंडिंग का सेक्शन। जब आप बेंडिंग करते हैं तब आपकी जो फ्रीक्वेंसी होते हैं वो इसके आसपास ही घूम रहा होता है, ठीक है। ये बेंडिंग ओवरफ्लोइंग जो हम लोग डायटोनिंग में ज्यादा इसको एप्लीकेबल में लेते हैं, एप्लीकेशन में लेते हैं, ये थोड़ा बहुत समझाने के पीछे ये बजाय कि इसके पीछे जो थियोरी है वो मोटा मोटी आपको समझ में आ जाए कि वो फ्रीक्वेंसी का एक खेल है, कि फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है और कुछ नहीं है, क्योंकि गैप बहुत है। अगर मान लीजिए कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, अगर मान लीजिए कि साढ़े, जैसे मैं लिखा था साढ़े और कोमल का, अगर ये 256 होता और ये 257 होता तो आप इसके बीच में लिखते 256.5 जैसे लिखते, तो इसके बीच में कुछ नहीं हो पाता, राइट। पर ऐसा नहीं है, इस कारण से आप बेंडिंग कर पा रहे हैं, क्योंकि जो सा और रे है और उसके बीच में कोमल रे है, राइट। तो सा की जो फ्रीक्वेंसी है वो 256 माना जाता है और रे की 280 की आसपास माना जाता है। फिर गा की समथिंग 3 उतना याद नहीं है मेरा, 312 के आसपास माना जाता है।
फिर मा में भी आपका 340 के आसपास माना जाता है, 45 के आसपास माना जाता है। ऐसे कुछ फ्रीक्वेंसी की एक चार्ट होती है, ठीक है। तो जितना दूर हम लोग पढ़े थे, एक्चुअली ये हम लोग 10-12 क्लास में पढ़े थे, हम लोगों की स्कूल में ये चैप्टर था। तो 10-12 में हम लोग म्यूजिक के जो सेशन होते थे उसमें हम लोग पढ़े थे। तो उसके बारे में ही मैं छोटा मोटा ज्ञान आपको दे दिए कि क्या होता है। इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते तो नीचे वाला भी आपको दिखेगा, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। हाँ, अभी आपको पूरा दिख रहा है। तो 10-12 में हम लोग सीखे थे, म्यूजिक का हम लोगों की होती थी क्लास, तो उसमें हम लोग जाते थे, उसमें हम लोग सीखे थे। तो ये छोटा मोटा चीज हम लोगों के बारे में, मतलब ये याद हुआ हो गया, बोलते 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 याद हो गया, और कुछ नहीं। ये मतलब क्वेश्चन आता था ना, तो उस हिसाब से याद हो जाता था। फिर धा नी, उसमें भी आपका 420 करके आसपास होता था, 425 या 426 करके आसपास होता है। नी के भी होता है वो 470 के आसपास, 76 के आसपास। तो ये सब गैप हो रहा है। देखिए धा और नी में कितना गैप है, 50 का गैप हो गया, 50 का आसपास गैप हो गया, राइट। तो ये होता है डिफरेंस। तो ये डिफरेंस है, इसलिए इसके बीच में क्रोमेटिक नोड्स भी होता है, और इसलिए इसके बीच में बेंडिंग भी होता है। अगर ये गैप नहीं होता तो आप कभी भी बजा नहीं पाते। तो आई होप आपको बेंडिंग पूरे तरीके से क्लियर हो गया कि बेंडिंग क्या होता है, कैसे होता है, उसके पीछे लॉजिक क्या है और थ्योरी क्या है। हो गया समझ में, सब कुछ समझ में आ गया। तो इसको एप्लीकेशन भी करना है, राइट। तो एक जो सॉन्ग है, आगे भी जाने ना तू, उसमें ये बहुत यूज होता है। उस सॉन्ग में मैं आपको दिखाऊंगा कि नॉर्मल प्ले करने से कैसा साउंड हो रहा है और बेंडिंग करने से कैसा साउंड हो रहा है, जो 1 से 2 दिन के अंदर वीडियो अपलोड हो जाएगा। क्योंकि वीडियो मेरा बनाना मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गया, बस उसको एडिट करना बाकी है, ठीक है। तो उसको एडिट करके मुझे उसको अपलोड करना पड़ेगा। तो 1 से 2 दिन, हार्डली 3 दिन के अंदर वो अपलोड हो जाएगा, इसी चैनल में अपलोड हो जाएगा, आपको दिख जाएगा। तो बेंडिंग के बारे में मैंने आपको प्रचंड ज्ञान दे दिए, क्योंकि ये मेरा एक सिलेबस भी था। बेंडिंग तो नहीं था, एक साउंड करके हम लोग पढ़ते थे, उसमें हम लोग मेजर वगैरह करते थे। फिजिक्स की लेबोरेटरी में हम लोग जाते थे, जब तब हम लोग साउंड को लेकर बहुत सारे मेजरमेंट करते थे। तो उस दौरान मुझे ये नॉलेज पड़ा था कि हाँ, इसमें थोड़ा सा ऐसे होता था। और ये हम लोग, मेरा फिजिक्स ऑनर्स भी था, तो उसमें भी साउंड का तो ह्यूज सिलेबस था। तो उसमें भी हम लोग इसके बारे में पढ़े थे कि वो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हर्ट्ज, मतलब जो भी है, साइकिल्स पर सेकेंड जो हम लोग पढ़े थे। फिर उसको कैलकुलेट कैसे करते थे, तो सब कुछ मुझे पता है इसी दौरान से, क्योंकि मैंने फिजिक्स ऑनर्स किए हैं, राइट। तो वो सबको मिलाकर मैंने आपको बेंडिंग के बारे में बता दिया। आपको बेंडिंग बजाना भी आज से आएगा, आज या कल से आ जाएगा। और साथ ही साथ आप ये भी सीख लिए कि पीछे का थ्योरी क्या है। मोटा मोटी ये आपको पूरा मैंने डाल दिया यूट्यूब के ऊपर कि बेंडिंग के बारे में पूरा प्रचंड ज्ञान मैंने आपको दे दिए। तो वीडियो कैसा लगा जरूर आप कमेंट में बोलिएगा। ओके, चलिए, टेक केयर, बाय।